नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर नजर। और आज क्योंकि दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दिल्ली की रेखाएं अब रेखा गुप्ता के हाथ में है। आज दिल्ली की नई सीएम अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलीला मैदान में लेने वाली है शपथ। मंच तैयार है, इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह का। 12 बजे के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। बताएंगे आपको मिनट टू मिनट शेड्यूल, साथ ही बताएंगे कि भाजपा का रेखा गुप्ता के साथ क्या है सियासी समीकरण। इसके अलावा खबरें होंगी महाकुंभ से भी जुड़ी हुई, क्योंकि इस बार का महाकुंभ दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर खेल की खबरों की बात करें तो आज भारत बनाम बांग्लादेश आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज महत्वपूर्ण मैच भारत का है, उस पर भी नजर डालेंगे। साथ साथ खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से, क्योंकि ट्रंप ने डाला है कि तानाशाह है ज़ेलेंस्की। क्यों कहा है बताएंगे आपको। इसके साथ खबरें होंगी एंटरटेनमेंट जगत से भी, बताएंगे आपको मौसम का हाल, जानेंगे अखबारों की सुर्खियां भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। लगभग 27 साल बाद आज दिल्ली में फिर बनेगी भाजपा की सरकार। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता लेंगी सीएम पद की शपथ। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिरसा, आशीष सूद, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा और रविंद्र राज बन सकते हैं मंत्री। भव्य शपथ समारोह का साक्षी बनेगा ऐतिहासिक रामलीला मैदान। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग दौरे पर। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। पाकिस्तान का वीडियो महाकुंभ का बताने पर सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर। योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष की बयानबाजी और झूठे वीडियो को बताया सनातन आस्था से खिलवाड़। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज से शुरू होगा भारत का अभियान। दुबई में होगी टीम इंडिया की बांग्लादेश से भिड़ंत। तो नया सवेरा की शुरुआत सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। जी हां, दिल्ली की बागडोर यानी दिल्ली की कमान आज से रेखा गुप्ता के हाथ में होने वाली है, क्योंकि आज रेखा गुप्ता का होने वाला है राज तिलक। शपथ ग्रहण से पहले रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है, कहा है पूरी ईमानदारी से काम करूंगी और साथ ही साथ पूरी क्षमता और ताकत से जिम्मेदारी निभाऊंगी। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की जिम्मेदारी लेते हुए कि अगले 5 साल, जब 27 साल बाद भाजपा की हो रही है वापसी दिल्ली में, ऐसे में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो आज शपथ लेने वाली है रेखा गुप्ता का बड़ा बयान आया है कि पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ दिल्ली की जिम्मेदारी निभाऊंगी। आपको बता दें कि आज रामलीला मैदान का मंच सजकर तैयार हो चुका है, क्योंकि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ ही दिल्ली में जो मंत्री हैं वो आज शपथ लेने वाले हैं। आइए सुन लेते हैं रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं। मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा।
तो आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत हुई, जिसमें 70 विधानसभा सीटों में 48 सीटों पर भाजपा की जीत के बाद आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। रेखा गुप्ता अपनी प्राथमिकता बताते हुए कि अगले 5 साल वो बड़े ही निष्पक्ष जिम्मेदारी के साथ दिल्ली की कमान संभालेंगी। आपको बता दें कि करीब 27 साल बाद आज दिल्ली में भाजपा की सरकार अस्तित्व में आएगी। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता के हाथ में अब दिल्ली की बागडोर होने वाली है। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। कल शाम दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की गई, जिसके बाद रेखा गुप्ता ने राजनिवास में उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। रेखा गुप्ता ने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में एबीवीपी के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करी। फिर वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी, जिसके बाद रेखा गुप्ता दिल्ली में भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव भी रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दल के नेताओं ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि रेखा गुप्ता का सियासी सफर कैसा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में भाजपा का प्रमुख महिला चेहरा रही हैं रेखा गुप्ता। 48 विधायकों में से 4 महिला विधायक इस बार चुन के आई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 2 महिला सांसद के बाद अब दिल्ली में मुख्यमंत्री भी महिला होने वाली है। 1992 से एबीवीपी से राजनीति में एंट्री करी रेखा गुप्ता ने। उसके बाद 1996 में डूसू की वो अध्यक्ष बनी। एबीवीपी के शुरुआत के बाद डूसू की वो अध्यक्ष बनी, जिसके बाद 2007 और 2012 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुनी गई। सुमेधा योजना जैसी पहल रेखा गुप्ता के द्वारा शुरू की गई। इसके साथ साथ आपको बता दें, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही है रेखा गुप्ता। तो एक बड़ा सियासी सफर तय कर आई हैं रेखा गुप्ता, जहां महिला कल्याण और बाल विकास समिति की प्रमुख भी रही हैं। और नया सवेरा में एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रेखा गुप्ता के साथ उनकी कैबिनेट भी आज शपथ लेने वाली है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज और पंकज सिंह कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्रियों ने आज शपथ लेनी है और ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कहा जा रहा है कि आज मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां 6 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ, और ये शपथ होने वाला है ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद बन सकते हैं मंत्री। तो आइए अब जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि जो 6 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं और जो प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं, उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं कि वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उनका सफर कैसा रहा है और कौन कौन से वो नाम हैं। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे सीधा। सबसे पहले प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा का राजनीतिक सफर भी बड़ा लंबा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक यानी कि बीकॉम की डिग्री हासिल है प्रवेश वर्मा को। इसके साथ साथ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमबीए की डिग्री भी प्राप्त की है प्रवेश वर्मा ने। और 2013 में मेहरौली विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2013 के बाद उनका राजनीतिक सफर आगे चला, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री को उन्होंने पराजित किया, हराया और प्रवेश वर्मा का राजनीतिक सफर और आगे बढ़ा। तो ये कुछ संभावित मंत्री हैं जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है, जिसमें प्रवेश वर्मा 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से वे लड़े और 2019 में फिर से लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की।
इसके बाद 2025 यानी कि इस साल के दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट से उन्होंने प्रचंड जीत दर्ज की और उनके प्रतिद्वंद्वी थे आप के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित को उन्होंने हराया है। तो उनसे कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। नई दिल्ली एक हॉट सीट मानी जा रही थी जिसपे प्रवेश वर्मा को मिली शानदार जीत और इस जीत को दर्ज करते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी। और अगले संभावित मंत्री की बात कर लेते हैं, मनजिंदर सिरसा। आइए इनके बारे में जानते हैं। कौन है मनजिंदर सिंह सिरसा? 20 फरवरी 1972 को हरियाणा के सिरसा में मनजिंदर सिंह सिरसा का जन्म हुआ। इसके बाद 12वीं तक की उन्होंने पढ़ाई करी और उसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा का भी राजनीतिक सफर शुरू हुआ। ये भी वो संभावित उम्मीदवार हैं जो आज मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इनका चुनावी सफर जो है वो 2007 में शुरू होता है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार में इन्होंने लड़ा। तो ये मनजिंदर सिंह सिरसा जो कहा जा रहा है कि संभावित तौर पर आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दिल्ली के मंत्री पद की शपथ 2013 से 2015 और 2013 में जीत के साथ राजौरी गार्डन सीट पर कांग्रेस के वर्चस्व को इन्होंने समाप्त किया। और आपको बता दें 2017 के उपचुनाव में सत्तारूढ़ आप से इस सीट को छीना। तो मनजिंदर सिंह सिरसा आज मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष का भी दायित्व मनजिंदर सिंह सिरसा ने निभाया है। दिसंबर 2021 में शिरोमणि अकाली दल को छोड़ भाजपा में शामिल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा। तो 2021 से इनका सफर भाजपा के साथ शुरू हुआ और अगर अभी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद पर ये हैं। आइए अगले मंत्री देख लेते हैं कौन होने वाले हैं। आशीष सूद दिल्ली के मंत्री जो आज शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे ये हैं। जनकपुरी विधानसभा सीट से चुनाव आशीष सूद ने जीता है। आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार को इन्होंने हराया। आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटों में 48 सीटें इस बार भाजपा के हाथों में आई हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। ये आशीष सूद हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में इन्होंने काम किया है। संगठन के साथ लंबा सफर इनका रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये जुड़े रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी इन्होंने निभाई है और साथ ही साथ 2008 में दिल्ली बीजेपी के सचिव भी बने। उसके बाद का राजनीतिक सफर आपको बता रहे हैं कि 2008 के बाद भी इनका राजनीतिक सफर भाजपा के साथ चलता रहा। पार्षद और पूर्व दक्षिण एमसीडी में सदन के नेता रहे आशीष सूद और बीजेपी के गोवा प्रभारी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी रहे। तो यानी कि दिल्ली के साथ साथ इनको दूसरे राज्यों की भी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। नई पीढ़ी के नेताओं में मजबूत और रणनीतिकार के तौर पर माने जाते हैं आशीष सूद, जिस पर भाजपा ने इस बार भरोसा जताया है। आइए अगले मंत्री का रुख करेंगे और अगले मंत्री हैं तो ये आशीष सूद हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो एक के बाद एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के आज रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें 6 विधायकों का नाम मंत्री के लिए तय कर दिया गया है। मंत्री आपको बता रहे हैं आज कौन कौन शपथ लेंगे। प्रवेश वर्मा शपथ लेने वाले हैं। आशीष सूद मंत्री बनेंगे। मनजिंदर सिरसा, कपिल मिश्रा, ये 6 मंत्री हैं, उम्मीदवार हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये वो नेता हैं जिस पर इस बार भरोसा जताया है भाजपा ने। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री आज शपथ लेंगे। ये 6 विधायकों के नाम हम आपको बता रहे हैं जिसमें प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिरसा, आशीष सूद शामिल हैं। और ये 6 मंत्री आज 12:35 पर जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा तब ये शपथ लेंगे, जिसके बाद इनको पोर्टफोलियो दिया जाएगा। लेकिन आज रेखा गुप्ता के साथ इनका भी शपथ ग्रहण समारोह में ये शामिल होंगे। और ग्राउंड जीरो पे मौजूद हमारे रिपोर्टर्स पल पल की हम तक जानकारी दे रहे हैं। तो डीडी न्यूज पर दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह की महा कवरेज इस समय जारी है। शैलेंद्र मिश्र और गिरीश निशानार
हमारे साथ जुड़ गए हैं रामलीला मैदान से। आइए सबसे पहले शैलेंद्र मिश्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, मंच तैयार है, सज चुका है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है अब शपथ ग्रहण समारोह का। 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही है। बेहद ही ऐतिहासिक और भव्य समारोह रहने वाला ये। भावना, 3 अहम संदेश बीजेपी देने जा रही है आज के दिन, जब 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी होने जा रही है। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और अब 27 साल बाद रेखा गुप्ता। सीधा संदेश है आम आदमी पार्टी की राजनीति को कि आपकी जो राजनीति है उसे जनता ने खारिज किया है। और आप देखिए, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, वो एक संदेश है कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो संगठन में काम करता है, जो एबीवीपी से निकल कर आता है, वो शीर्ष पद पर पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, तमाम पदों पर रह सकता है। और आज आप देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हैं, तो यानी छात्र राजनीति से निकलने हुए और संगठन में काम करने वाले नेताओं के लिए बीजेपी में बड़ी जगह है और उनको लगातार उन्नति मिल सकती है अगर वो मन लगाकर काम करते हैं। तो ये संदेश है। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को करारा जवाब है जब रेखा गुप्ता को चुना गया है। और हम जानते हैं कि नई संसद भवन में जब महिला आरक्षण बिल पारित किया गया था, सबसे पहला काम ये किया गया था विधानसभाओं और लोकसभा में आरक्षण का बिल, वो महिला सशक्तिकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। और अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बीजेपी दे रही है। दूसरी तरफ अगर हम उन नामों पर चर्चा करें जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, पूरा संतुलन दिखता है। जाट समाज से आते हैं, प्रभावी नेता है प्रवेश वर्मा। कपिल मिश्रा पूर्वांचल समाज से आते हैं, प्रभावी नेता हैं, बहुत मुखर रहे हैं। आप आशीष सूद देखिए, संगठन में काम किए हुए हैं, बहुत मुखर नेता रहे हैं। तो इस तरह से आप जो भी नाम देखिए, बहुत मनिंदर सिंह सिरसा, ये कहा जा रहा था कि सिख समाज का प्रतिनिधित्व जरूर होगा, तो वो आप देखिए पूरा संतुलन इस कैबिनेट में, संभावित कैबिनेट में दिखने वाला है। और मुख्यमंत्री तो निश्चित तौर पर महिला है और व्यापारी समाज का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो ये एक बहुत तरह से देखें तो एक पूरा संतुलन दिखाई देता है। और इसके साथ साथ रामलीला मैदान से जो संदेश जाएगा, जहां एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, जहां झुग्गी बस्ती के बीजेपी के जो विस्तारक हैं, जिन्होंने जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो मौजूद होंगे। देश के साधु संत मौजूद होंगे, बड़े प्रतिष्ठित लोग मौजूद होंगे। तो वो रामलीला मैदान की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि दिल्ली से एक संदेश देश भर को दिया जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, कि देखिए हमें जीत हासिल हुई, उस जीत में सभी का योगदान है। बिल्कुल। गिरीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे कि रामलीला मैदान जो है कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है, कई राजनीतिक आंदोलनों का गवाह रहा है, और जब भी कोई शपथ ग्रहण समारोह होता है उससे पहले जो शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलता है, आज वो भाजपा का देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आज ये बड़ा संदेश जाने वाला है कि अगले 5 साल का रोड मैप क्या होगा और 10 साल का जो सफर रहा आपका, उसके बाद अब चुनौतियों का अंबार रेखा गुप्ता के सामने है। उसको रेखा गुप्ता ने अपने बयान में भी कह दिया कि वो जिम्मेदारी के साथ निभाने वाली है। जी बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा। रेखा गुप्ता पूरी तरह से तैयार हैं दिल्ली की बागडोर संभालने के लिए। और आज से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर भाजपा का दिल्ली के अंदर सफ़र शुरू होने जा रहा है। और अगले 100 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं एक इस तरह से रणनीति बनाई जाएगी कि 100 दिनों का एक फ्रेमवर्क काम किया जाए, 100 दिनों का एक लक्ष्य रखा जाएगा, जो पहले कार्य हैं उनको किया जाएगा। क्योंकि मैं इस समय रामलीला मैदान पर मौजूद हूँ, मेरे कैमरा सहयोगी विश्व बंधु से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे पीछे यहाँ विकसित दिल्ली शपथ समारोह यहाँ गेट बनाया गया है। और खास तौर पर यहाँ पूरी जो सड़क है रामलीला मैदान की, ये पूरी सड़क है, वहाँ जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जगह जगह लगाई गई हैं। और अभी हालांकि यहाँ पर एंट्री आरंभ नहीं हुई है, मीडिया की एंट्री पूरी तरह से भी बंद रखी गई है। लेकिन यहाँ चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे जगह जगह देखे जा सकते हैं। जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो बनने जा रही हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। तो पूरा एक अलग माहौल इस समय रामलीला मैदान के चारों तरफ सड़कों के ऊपर है। हालांकि इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी करी थी कल ही कि लोग जो हैं इन रास्तों से बचें। हालांकि 12 बजे के आसपास ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है।
और उसकी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। अंदर 3 मंच बनकर तैयार हैं, जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जो रेखा गुप्ता है मुख्यमंत्री, उनको शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा 6 जो अन्य मंत्री हैं, यानी कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर कुल 7 मंत्री बनने हैं, जिनमें 1 मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री शामिल रहेंगे। और उनका भी आज कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह है और उनको शपथ लेनी है। और शपथ लेने के बाद जब वो दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगे तो के बाद उनके विभागों का विभाजन किया जाएगा, कौन सा मंत्री किस विभाग का मंत्री रहेगा, इसका जो है वो दिल्ली सचिवालय में तय होना है। लेकिन आज सुबह से यहां पर माहौल बहुत खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि जो दिल्ली के पूर्व मंत्री भी रहे कपिल मिश्रा, और उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि आज वो सुबह जाके 9 बजे मां भगवती का आशीर्वाद लेंगे, यानी कि मां झंडेवालान के मंदिर जाकर वो आशीर्वाद लेंगे। नोटिफिकेशन भी दिखा रहे हैं कि जिन 6 मंत्रियों के नाम गजट नोटिफिकेशन के द्वारा आ चुके हैं सबके सामने, तो ये जो 6 मंत्री हैं वो भी आज मंत्री के तौर पर दिल्ली में शपथ लेने वाले हैं। धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेखा गुप्ता के आवास पर आप मौजूद हैं। धीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि हार के बाद भी हताश नहीं हुई रेखा गुप्ता, विजेता बनकर उभरी है रेखा गुप्ता। आवास की बात करें तो किस तरीके की हलचल वहां देखने को मिल रही है अभी? देखिए, देर रात लगभग 1 बजे के आसपास मैं इनके आवास से गया हूं और उस समय भी जो लोगों का एक तरीके से कह सकते हैं कि जोश, एक उल्लास, और खास करके जो पूरी की पूरी शालीमार की जो जनता है, वो जनता उनके आवास पर देर रात तक रुकी रही। ढोल नगारों का जो शोर है वो पूरी रात मैंने यहाँ पे देखा और एक तरीके से पूरी रात यहाँ पे जश्न का माहौल बना है, क्योंकि यहाँ के जो निवासी हैं उनको उनका मुख्यमंत्री मिला है, महिला मुख्यमंत्री मिला है। और ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने जो बीते 2 इलेक्शन से जो संघर्ष कर रही थी, जो 2015 के इलेक्शन में उनको 11,000 वोटों से शिकस्त खानी पड़ी थी और 2020 में लगभग 3400 वोटों से वो हार गई थी। तो 2 शिकस्त यहाँ की जनता ने देखा है और उसके बाद जो जीत का जो आनंद होता है, खुशी का जो आनंद होता है, उस आनंद को अभी हम देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि सुबह से ही यहाँ पे जो महिलाओं का जो तांता लगा हुआ है, मीडिया कर्मी की लंबी लंबी कतारें यहाँ पे हैं और हमारे साथ देखिए कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जिनसे हम थोड़ी सी जरूर बात कराएंगे, क्योंकि इनके भी मन में उत्सुकता है कि इनकी जो विधायक हैं, इनकी जो प्रत्याशी हैं और खास करके महिला प्रत्याशी वो मुख्यमंत्री बनी है, तो क्या कहना चाहती हैं, थोड़ा सा ये अपने शब्दों में से क्या कहेंगे? मैं ललिता गुप्ता एडवोकेट, इसी क्षेत्र में हमारी विधायक है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। उन्होंने एक मिडिल क्लास महिला को दिल्ली का सीएम नियुक्त किया है और यहाँ पर जो हमारी विधायिका है पूरी दिल्ली के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, पूरी दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी, क्योंकि वो छात्र यूनियन से लेकर आज तक वो बहुत जुझारू तरीके से काम करती आ रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है वो सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। बिल्कुल धीरज, तो महिलाओं की आशाएं आकांक्षाएं भी हम देख रहे हैं। धीरज, महिलाओं को वो शैलेंद्र और गिरीश अब हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपसे चर्चा जारी रहेगी, तमाम बड़ी छोटी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी डीडी न्यूज की। दिल्ली में आज होने वाला है नए मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, उससे जुड़ी पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और आज हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में रेखा गुप्ता का होने वाला है राज तिलक और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रामलीला का मैदान सज चुका है, तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। अब इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह का, जब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ लेंगी अपने 6 मंत्रियों के साथ। और हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह दिल्ली में मौजूद हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ हैं रामलीला मैदान से, धीरज कुमार रेखा गुप्ता के आवास पर इस समय मौजूद है, साथ ही साथ गिरीश निशाना भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास यहां मैं जानना चाहूंगी, शैलेंद्र जिस तरीके से आप बता रहे थे कि रेखा गुप्ता का नाम जिस तरीके से आया है वो एक तरीके से लगा ऐसा सरप्राइज फैक्टर, हम इंतजार ही कर रहे थे कि ऐसा कोई एक सरप्राइज फैक्टर हो सकता है। और T20 के सुपर ओवर की तरह ये सस्पेंस खुला है जिसमें रेखा गुप्ता का नाम आया है। एक बड़ा संदेश जा रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए और साथ ही साथ अब देश में 2 महिला मुख्यमंत्री होने वाली हैं और दिल्ली में 2 महिला सांसद हैं। देखिए, कई संदेश एक साथ इस फैसले ने दिए हैं। एक तरफ महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, आप देखिए ड्रोन दीदी हो या सखी बैंकों में बैंक सखी हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, उसके जरिए करोड़ों महिलाओं के जीवन को बेहतर किया जा रहा है। उन्हें सीधी आर्थिक मदद भी दी जा रही है। तमाम स्टार्टअप योजनाओं में उनको विशेष मदद है, आर्थिक सशक्तिकरण। उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बिल जो कई दशकों से जिसकी मांग थी वो लंबित था, मोदी सरकार ने पूरा किया। और दिल्ली में अब महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की सुषमा स्वराज इससे पहले रह चुकी है 1998 में। और ये एक संदेश दिया जा रहा है कि देखिए बीजेपी का आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है, संगठन में आप मजबूती से काम कीजिए। मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये रामलीला मैदान है। इसी रामलीला मैदान में बीजेपी की जब एक जनसभा हुई थी और उस जनसभा में जो भीड़ आई थी, तभी ये संकेत मिल गए थे कि बीजेपी भारत की राजनीति की धुरी बनने जा रही है। और तब से लेकर अब तक का सफर 1998 में याद करें जब सुषमा स्वराज उस वक्त मुख्यमंत्री थी और उसके बाद 27 साल बाद अब बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला है। सामने श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर है। आप देखें 28 सालों का जो सफर है 27 सालों का, वो बहुत उतार चढ़ाव बड़ा रहा। तब जब एनडीए की सरकार थी, आज हम देख रहे हैं कि आज भी एनडीए की सरकार है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की अपने दम पर सरकार देख चुकी है। तब महज कुछ राज्यों में सरकार थी, आज एनडीए के साथ 21 राज्यों में सरकार है। तो बीजेपी का सफर आगे बढ़ा है। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी आप राज्य के मुख्यमंत्री को उठा के देख लीजिए, वो जमीन से उठा कार्यकर्ता है। वो ऐसा कार्यकर्ता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था कि वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, अब रेखा गुप्ता, आप बाकी देखें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीन से मेहनत की, सांसद बने, विधायक बने, संगठन में काम किया। तो ये एक बीजेपी की खूबी है। तो रेखा गुप्ता का तय होना दिल्ली का नया मुख्यमंत्री सिर्फ दिल्ली को एक बड़ा संदेश न जाता हुआ देश को एक बड़ा संदेश जा रहा है। और रेखा गुप्ता हो रही हैं भाजपा की मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि रेखा गुप्ता के नाम से एक बड़ा संदेश जाता हुआ इस समय देश को। फिलहाल शैलेंद्र मिश्र, गिरीश निशाना, धीरज, आपका तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा की शुरुआत ही हुई है। दिल्ली में आज होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह, जहां दिखने वाली है भाजपा की ताकत, भाजपा का शक्ति प्रदर्शन और रामलीला मैदान तैयार। और आपको बता दें कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। उसके साथ साथ 6 मंत्री भी हैं जो आज शपथ लेंगे, जिसको डीडी न्यूज पहले कह रहा था कि वो संभावित मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अब उन्हीं मंत्रियों पर लग चुकी है मोहर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐतिहासिक रामलीला मैदान इसका गवाह बनने वाला है। आज दोपहर करीब 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित उनका पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। इसके साथ ही एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये वही दिल्ली का रामलीला मैदान है जहां 2013 में अरविंद केजरीवाल ने सत्ता संभाली थी और अब 12 साल बाद नई राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने रामलीला मैदान में होने वाले दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की चल रही अंतिम तैयारियों की समीक्षा की है। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एक पोस्टर भी साझा किया है। इसके जरिए दिल्ली वालों से विकसित दिल्ली शपथ समारोह का साक्षी बनने की अपील की गई है। रामलीला मैदान में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 3 बड़े मंच बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी विशेष तैयारियां की हैं। 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। रामलीला मैदान में वीआईपी प्रवेश के लिए 4 गेट बनाए गए हैं। सुरक्षा जांच के लिए मेटल डिटेक्टर और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। शपथ ग्रहण को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने कुछ मार्गों में बदलाव किया, यानी कि ट्रैफिक डायवर्जन हुआ है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे समय तो ट्रैफिक देख कर निकलें कि क्या दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों की 10 से अधिक कंपनियां भी सुरक्षा में तैनात रहेंगी। तो ऐतिहासिक और भव्य होने वाला है दिल्ली का शपथ ग्रहण समारोह, जहां दोपहर करीब 12:30 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उपराज्यपाल दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। दिल्ली की मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और 6 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं समझता हूं आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी महाकुंभ की। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आइए अब बात कर लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ समाप्त होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही। महाकुंभ का आज 39वां दिन है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में हर दिन करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल शाम बुधवार को यह आंकड़ा 1,19,00,000 से अधिक पहुंच गया। वहीं 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 56.75 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं।
और महाकुंभ से जुड़े विवाद भी लगातार सामने आते रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर फैलाई जा रही तमाम तरह की अफवाहों को लेकर विपक्षी दलों और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को कसकर लताड़ लगाई है। मुख्यमंत्री योगी ने यहां तक कहा कि एक तरफ महाकुंभ पूरी दुनिया में सनातन गर्व को नई पहचान दिला रहा है, वहीं कुछ लोग केवल राजनीतिवश इस महाआयोजन को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने महाकुंभ और प्रयागराज के बारे में भ्रामक खबरें फैलाने के आरोप में सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस कार्रवाई के तहत कुंभ मेला पुलिस ने 26 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े एक वीडियो को कुंभ क्षेत्र का बताकर भय पैदा करने और आयोजन को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि महिलाओं की डुबकी लगाते वीडियो का गलत इस्तेमाल करने पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो को डाला गया ये कह के कि ये कुंभ क्षेत्र का वीडियो है, उसमें एफआईआर हुई है। उसमें करीब 26 जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, प्रोफाइल्स, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। इसके अलावा 2 एफआईआर और हुई हैं, 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर और हुई हैं, जिसमें से एक इंस्टाग्राम के हैंडल के विरुद्ध है और एक टेलीग्राम के प्रोफाइल के विरुद्ध है, जो कि महिलाओं के उन्होंने फोटो और वीडियो को दुरुपयोग करते हुए जो स्नानार्थियों के वीडियोस को दुरुपयोग करते हुए सोशल मीडिया पे डाला। और एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं महाकुंभ से जुड़ी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला कारागार में बंद कैदी महाकुंभ के दौरान गंगाजल से स्नान कर पुण्य के भागी बनेंगे। गोरखपुर जिला जेल प्रशासन ने कैदियों की मांग पर अनोखी पहल कर संगम तट से पवित्र गंगाजल मंगाया है। जेल प्रशासन के 2 कर्मचारी संगम तट से पवित्र जल लेकर लौटे हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि इस पहल से जेल में बंद 1911 कैदियों को आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे ने बताया कि बंदी लोगों की भावनाओं को देखते हुए जेल प्रशासन ने स्टाफ को भेजकर संगम तट से गंगा जल को मंगवाया है। इससे जेल में बंदी स्नान करेंगे और इससे उनकी धार्मिक भावनाओं की संतुष्टि होगी। वे बाहर जा रही सकते हैं, इसलिए उनके लिए गंगा जल मंगवाया गया है। बंदी लोगों की भावना को देखते हुए हम लोगों ने जेल स्टाफ को भेज करके संगम तट से गंगा जल मंगवाया है और इससे बंदी स्नान करेंगे और उनके जो एक जैसे धार्मिक भावना की संतुष्टि होगी और उनके मतलब कि हम लोग गंगा जल से स्नान कर पाए हैं, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए उनके अंदर बहुत व्यापक हर्ष और खुशी है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कला, संस्कृति और संगीत की महफिल भी खूब गुलजार है। महाकुंभ के 38वें दिन प्रयागराज महाकुंभ में सांस्कृतिक आयोजनों के लिए बनाए गए कलाग्राम में कला, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत और बेजोड़ संगम देखने को मिला। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में जब वायलिन वादक शरद चंद्र श्रीवास्तव ने तान छेड़ी और तबला वादक विनोद कुमार मिश्रा ने उस पर संगत दी, तो पूरा पंडाल मंत्रमुग्ध हो उठा। देश विदेश के कला प्रेमियों ने कला संस्कृति के संगम का आनंद लिया। वायलिन की मधुर धुनों और तबला की थाप के बीच महाकुंभ का महात्म्य लोगों ने दिलों की गहराइयों से महसूस किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सपा और कांग्रेस द्वारा महाकुंभ पर सवाल उठाने के मुद्दे पर सीएम योगी ने कहा कि अब तक 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब विरोधी दलों के नेता सनातन धर्म, मां गंगा, भारत की आस्था, महाकुंभ के खिलाफ अनर्गल प्रलाप और झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो ये भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है।
सीएम योगी ने सपा, कांग्रेस, टीएमसी नेताओं के अनर्गल बयानों पर जोरदार हमला बोला। सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था, ये आयोजन समाज का है। सरकार पीछे है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने प्रयागराज में गंगा के पानी के गंदे होने के लिए योगी सरकार पर सवाल खड़े किए तो खुद योगी आदित्यनाथ ने पलटवार कर डाला। सीएम योगी ने कहा कि ऐसा कहने वाले संक्रमित सोच के लोग हैं। योगी ने साथ ही कहा कि पवित्र संगम के जल को खराब बताने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि मानकों के अनुसार संगम के जल को पवित्र बनाया गया है। सैकड़ों नालों के गंदे पानी को रोका गया है। बात कही, हमें ये सब बुरा नहीं लगता, इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सरकार सदन में 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत करने वाली है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज लगातार 6वीं बार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बार बजट में लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं। इस बजट में विकास के योगी मॉडल की छाप दिखेगी। बजट में मध्य वर्ग, युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस होगा और इसके साथ ही बजट में कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास के साथ तकनीकी तौर पर भी जोर रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई घोषणाएं हो सकती हैं। बजट तो जनहितकारी होगा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा। गरीबों और मध्यम वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगी अखबारों की सुर्खियां। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नया सवेरा। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव
ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो कौन से विभिन्न क्षेत्रों की वो खबरें हैं जिसे आज अखबारों के पृष्ठ में जगह मिली है? सुप्रभात भावना, अखबारों की सुर्खियों की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खबर से शुरुआत करते हैं। देश विदेश पेज पर जिसे हरिभूमि अखबार ने प्रकाशित किया है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जब छेड़ा जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो इस पर भारत ने करारा जवाब दिया है और कहा है कि आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है पाक। यूएन में 20 से ज़्यादा प्रतिबंधित आतंकी संगठन वहाँ पर मौजूद हैं। ये बात यूएनएससी में भारत के स्थायी राजदूत पी हरीश ने कही है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है। अन्य और भी कई सारी बातें उन्होंने दोहराई है। उन्होंने कहा सुरक्षा परिषद में विस्तार की आवश्यकता है, इस बात को भी दोहराया। तो इस खबर को आज अखबार में स्थान मिला है। एक और खबर की बात करते हैं जो आज दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों में हेडलाइन के साथ पहले पेज पर प्रकाशित है। जी हां, शपथ ग्रहण होने वाला है आज दिल्ली के मुख्यमंत्री का और इसको लेकर के क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं। 25,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी किस तरह से कहां पर तैनात रहेंगे, यातायात परामर्श किस तरह से जारी किया गया है, तो तमाम बिंदुओं के साथ आज इस खबर को प्रकाशित किया गया है। सभी अखबारों ने इस खबर को स्थान दिया है। एक और खबर की बात करते हैं जिसे जनसत्ता अखबार ने अपने देश व्यापार पेज पर प्रकाशित किया और बताया है कि SBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए जो शोध किया है उसके अनुमान के आधार पर विकास दर 6.3% रह सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2024-25 के लिए रियल और नॉमिनल GDP वृद्धि दर क्रमशः 6.4 और 9.7% रहने का अनुमान है। तो इसे आज प्रकाशित किया गया है। एक और खबर का रुख करते हैं जिसे दैनिक जागरण अखबार ने आज अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया और बताया कि अगले वर्ष से 2 बार होंगी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं और इसको लेकर के साफ तौर पर स्टूडेंट्स में जिस तरह से दबाव होता है परीक्षा को लेकर के, इसके लिए ये पहल की जा रही है ताकि बच्चे जो हैं वो 2 बार परीक्षा दे सके। इसमें हो सकता है कि कोई बच्चे अगर बीमार हैं, वो एग्जाम में नहीं अपीयर हो पाते हैं तो वो अगले बार में दे सकते हैं। तो यानी कि साल में 2 बार परीक्षा होगी। इसको लेकर के अब ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है और तेजी से इस पर काम किया जा रहा है। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं जिसे हिंदुस्तान अखबार ने अपने चलते चलते पेज पर प्रकाशित किया है, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है ये जो बताती है कि AI से हर साल बढ़ेगी 4% ऊर्जा खपत। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि ऊर्जा खपत जो है वो और बढ़ेगी और साथ ही ये भी कहा है कि सौर ऊर्जा से भारत में बिजली की आपूर्ति होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि सोलर PV यानी कि सौर ऊर्जा प्रणाली से बनने वाली बिजली के उत्पादन को लेकर चीन, अमेरिका और भारत में 2027 तक 10% की बढ़त के आसार हैं। यानी कि भारत में इस ऊर्जा खपत की जो पूर्ति है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज के अखबारों ने इन खबरों को हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। संध्या, अखबारों में प्रकाशित महत्वपूर्ण खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं अब दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें बिना चुनाव का तानाशाह बताया है। ट्रंप का ये बयान तब आया जब ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि ट्रंप रूस द्वारा फैलाई गई दुष्प्रचार मुहिम के प्रभाव में है और क्रेमलिन के लिए अनुकूल शर्तों पर युद्ध खत्म करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की के इस बयान पर ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की चुनाव कराने से इनकार करते हैं और उनके लिए यही बेहतर होगा कि वे आगे बढ़े, नहीं तो वह अपने देश को खो देंगे। जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच विवाद और भी गहरा गया, जिसको लेकर यूरोपीय अधिकारी चिंतित हैं। साथ ही ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने की अपनी कोशिशों का भी जिक्र किया है। ट्रंप ने यह जवाब ज़ेलेंस्की द्वारा उन पर रूस के दुष्प्रचार के प्रभाव में होने के बयान पर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की।
भारत में रजिस्टर्ड एक्टिव कंपनियों की संख्या बढ़ गई है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 31 जनवरी तक देश में कुल 28 लाख से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड थी, जिनमें से 65% यानी 18,17,000 से ज्यादा कंपनियां एक्टिव है। NHAI ने कहा है कि फास्टैग लेन देन वाहन के टोल प्लाजा से गुजरने के उचित समय के भीतर निपटाए जाए, ताकि ग्राहकों को लेन देन की प्रक्रिया में परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रम एवं रोजगार सचिव ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में G20 रोजगार कार्य समूह की 2025 की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस दौरान युवाओं को उपयुक्त कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने, समावेशी श्रम बाजारों, युवाओं और महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार, पुनर्वास और दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रोजगार पर चर्चा हुई। गूगल ने बेंगलुरु में अपने नए परिसर अनंत को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। करीब 16 लाख वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस केंद्र में 5,000 कर्मचारियों के बैठने की क्षमता है। गूगल के हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव और पुणे में भी केंद्र हैं, लेकिन अनंत भारत में ये सबसे बड़ा केंद्र होगा। एप्पल ने iPhone 16e लॉन्च कर दिया है, जो तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ साथ ब्रेक थ्रू बैटरी प्रदान करता है। यह एप्पल द्वारा डिजाइन किया गया पहला सेल्युलर मॉडेम है। और आइए खबरें देख लेते हैं अब खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में आज अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारत अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। वहीं इसी महीने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को 3-0 से अपने नाम करने वाली टीम इंडिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ करेगी अपने अभियान का आगाज। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज हो चुका है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम भी तैयार है टूर्नामेंट में अपने पहले मुकाबले के लिए। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से करेगी। दोनों टीमें दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। बात अगर टीम इंडिया की तैयारी की करें तो इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज जीतकर आई टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का इस सीरीज में शानदार खेल देखने को मिला था। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शतक जमाया था। वहीं विराट कोहली ने अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी। इनके अलावा शुभमन गिल भी इस समय फॉर्म में बने हुए हैं। गेंदबाजी में भारत की पूरी उम्मीदें मोहम्मद शमी पर टिकी होंगी। उनके पास अनुभव है और जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी रहेगी। वहीं बात अगर बांग्लादेश की करें तो यह टीम युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का जोरदार मिश्रण है। अनुभवी मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह से टीम को काफी उम्मीदें होंगी। गेंदबाजी में तस्कीन अहमद और नाहिद राणा बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। इनके अलावा स्पिन गेंदबाज रिशद हुसैन भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक के प्रदर्शन की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक 41 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 32 मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं बांग्लादेश को 8 मैचों में जीत मिली है। एक मैच ड्रॉ रहा है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं और दोनों मैचों में ही भारत को जीत मिली है। ऐसे में आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। अनुभवी और युवा खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया आत्मविश्वास से लबरेज है। टीम की कोशिश अपने पिछले प्रदर्शनों को दोहराते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। अपोलो नई दिल्ली मैराथन का आयोजन इस महीने की 23 तारीख को होना है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस मैराथन में 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर वर्ग में धावक हिस्सा लेंगे। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली मैराथन की टी-शर्ट और मेडल लॉन्च किया गया। ग्रीन दिल्ली के संकल्प के साथ दिल्ली मेट्रो भी दिल्ली मैराथन के आयोजन में अपोलो के साथ आई है। आयोजकों की ओर से प्रतिभागियों को मेट्रो में मुफ्त सेवा दी जाएगी। आयोजकों का मानना है कि दिल्ली हाफ मैराथन पीएम मोदी के फिट इंडिया मुहिम को और विस्तार देगा। आज अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा,
अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को राज्य स्थापना दिवस पर बधाई। प्रकृति के आशीर्वाद और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले दोनों राज्य भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे यकीन है कि दोनों राज्यों के लोग अपनी असाधारण प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखेंगे। मैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के अद्भुत लोगों को प्रगति और उत्कृष्टता के नए अध्याय लिखने की कामना करती हूँ। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं आपके शहर का ग्राफिक्स के जरिए न्यूनतम और अधिकतम तापमान। नया सवेरा में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं संगम नगरी। संगम नगरी यानी कि प्रयागराज के सांस्कृतिक गांव कलाग्राम में, जहां कलाकारों की भांगड़ा की प्रस्तुति आपका मन मोह लेगी। आप लीजिए इस नृत्य का आनंद। ये ला रहे हैं झलकियां हम आपके सामने प्रयागराज से, जहां कलाग्राम का उत्सव मनाया गया। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।